नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन से ही व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि काफी सारे ऐसे व्याकरण के टॉपिक्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन हम कई बार उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियां भी हम उन्हीं में करते हैं। और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरे व्याकरण में, यानी कि व्याकरण में सबसे ज्यादा जरूरी जैसे चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, वर्ण विच्छेद, यानी कि वर्तनी वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है, कैसे वर्णों को अलग अलग पढ़ा जाता है, समझा जाता है। उसके बाद र के विभिन्न रूप जिसमें हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। उसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक जिसमें हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। और उसके बाद नुक्ता यानी कि आगत ध्वनियां। तो हम यहाँ पर काफी सारी चीजें अपने पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं अपने लास्ट सेशन में। आज हम यहाँ पर अपने आगे के टॉपिक्स को एक बार पढ़ेंगे। और देखिए, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी भी हैं और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि ये हमेशा से ही आपके हिंदी व्याकरण का हिस्सा रहे हैं और हमेशा ही ये रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जहां से आपने कल लास्ट सेशन में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जैसे कि ये वर्ण विच्छेद कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, कुछ मैंने आपको खुद से करने के लिए भी यहाँ पर कहे थे। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर काफी सारे जो है वर्ण विच्छेद पढ़े थे। उसके बाद हमने अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है वो भी यहाँ पर पढ़ा था। तो अनुस्वार में हमने कहा था मूलतः अनुनासिक व्यंजनों जैसे ड, य, ण, न, म का मात्रा रूप है। ये क्या है? अनुस्वार क्या है? ये मात्रा रूप है इन व्यंजनों का, यानी कि इनको बोलते समय जो प्रश्वास होती है, यानी कि श्वास जिसको हम लेते हैं, प्रश्वास यानी कि जो हम छोड़ते हैं श्वास, ठीक है। तो प्रश्वास वायु जो होती है वो नाक से बाहर निकलती है। उदाहरणतः एग्जाम्पल दिए थे हंस, घंटी, चंपा, शंख, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक में हमने कहा था मूलतः स्वर होते हैं, इनका उच्चारण मुख्य रूप से, यानी कि अनुनासिक जो होते हैं मूलतः स्वर होते हैं। यहाँ पर क्या था? ये क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन का मात्रा रूप होता है, व्यंजनों का मात्रा रूप होता है। देखिए, ये सारे व्यंजन हैं और इनका मात्रा रूप अनुस्वार है। और अनुनासिक ये मूलतः स्वर होते हैं, इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ठीक है। आंख, हंस मुख, संभाल, सवार, गंवार, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण होता है वो मुख और नासिका दोनों से होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था र के विभिन्न रूप। तो र के विभिन्न रूप हमने यहाँ पर पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताए थे कि कैसे र को कैसे, अगर र के बाद यदि कोई व्यंजन होता है तो र क्या होता है? वो अगले स्वर युक्त व्यंजन पर स्थिर हो जाता है, ठीक है। और अगर र पर उ या ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? और र के बाद यदि र अगर किसी व्यंजन के बाद आता है तो उसका क्या रूप उसका हो जाता है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। और दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा था बिना पाई वाले व्यंजनों के बाद, यानी कि र के विभिन्न रूप को हमने अलग अलग तरह से पढ़ा था। उसके बाद हमने री की मात्रा को भी पढ़ा था और री की मात्रा के भी हमने एग्जाम्पल काफी सारे पढ़े थे। लास्ट हमने पढ़ा था अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार जो हम अर्धचंद्र लगाते हैं किसी शब्द में। तो हमने अर्धचंद्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर पढ़ी थी कि यहाँ पर हिंदी में कई बार अंग्रेजी की जो ध्वनियां आ जाती हैं, ठीक है, अंग्रेजी की ध्वनियां जो है वो स्थान पा लेती हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। ये कुछ, इनमें कुछ ऐसी ध्वनियां हैं ये हिंदी के लिए बिल्कुल नई है। यानी कि कॉलेज में जो का है
का जो है वो ना तो न का स्वर आ रहा है ना, कांग भी नहीं आ रहा है, और ना ही का स्वर आ रहा है, कालेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये का और ओ यानी कि आ और ओ के बीच की एक कोई ध्वनि है, और इसे आ यानी कि अर्धचंद्राकार के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे अर्धचंद्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। और काफी सारे ऐसी ध्वनियां हैं आपकी इंग्लिश की जिनको अब हम हिंदी में बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि इनको हम हिंदी में नहीं लिखते। देख सकते हैं आप ये सारे शब्द, इनको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही ऐसे ही हम लिखते हैं। जैसे मैकॉले, ठीक है, कोलगेट, डॉग, डॉलर, चॉक, ऑफिस। ठीक है, तो ये सारे आपके हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है आपका नुक्ता। नुक्ता क्या है? आपका उर्दू, एक तरह से उर्दू की जो क ख ग घ या फ ध्वनियां होती हैं वो हिंदी की ध्वनियों से भिन्न होती हैं। यानी कि उर्दू में अगर आप क कह रहे हैं तो आप क्लियरली क नहीं कहते, अगर आप ख कह रहे हैं तो आप क्लियरली ख नहीं कहते, अगर आप ग कह रहे हैं तो आप क्लियरली ग नहीं कहते, अगर आप ज कह रहे हैं तो क्लियरली ज नहीं कहते, फ कह रहे हैं तो आप क्लियरली फ नहीं कहते। यानी कि अंग्रेजी में ज तथा फ की ध्वनियां हिंदी की ज और फ से भिन्न है। ठीक है, जिस तरह से उर्दू में क, ख, ग, घ, देखिए आपने हिंदी का ख और उर्दू का ह, ठीक है, हिंदी का ज, उर्दू का ज, हिंदी का फ और उर्दू का फ। ठीक है, तो इसी तरह से ये अंग्रेजी में भी ज और फ, ठीक है, ज और फ। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर बिंदु लगाया है जिसको क्या कहते हैं? नुक्ता। ठीक है, अंग्रेजी तथा उर्दू शब्दों में ज और फ का प्रयोग करते समय नुक्ता का प्रयोग करना चाहिए। तो देख सकते हैं नुक्ता यानी कि इस तरह की जो ये बिंदी है, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इस तरह से एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, नुक्ता बिना ये शब्द स्वीकार्य नहीं है। उर्दू और अंग्रेजी में बिना नुक्ता के ये शब्द वर्ण स्वीकार्य नहीं है, ये शब्द स्वीकारे नहीं जाते। ज इसको क्या पढ़ते हैं? ज नहीं कहते, ज से जग नहीं कहते, ज। ठीक है, इसी तरह से फ से फल नहीं कहते, फ। ठीक है, तो क, ख, ग में भी अभी नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई है। ख में भी ज्यादातर लगाया जाता है। अगर आप उर्दू के शब्दों को पढ़ें तो उसमें ख में भी आपका नुक्ता लगाया जाता है, यानी कि उसको भी ह पढ़ा जाता है। ग को भी ग पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण के लिए काफी सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो उर्दू के शब्द हिंदी में हम लिखते हैं, ठीक है, उर्दू के शब्द जो हम हिंदी में लिखते हैं उनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। उनमें नुक्ता यानी कि इस तरह का पॉइंट, इस तरह की एक बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, जैसे इजराइल, इजराइल, ठीक है, इजराइल नहीं पढ़ेंगे इसको, इजराइल। रिलीज, रिलीज, रिलीज नहीं, रिलीज। ज में आपको एक वाइब्रेट स्वर आ रहा है। ब्लेजर, ब्लेजर, ठीक है, जज। कमजोर, कमजोर नहीं, कमजोर, ठीक है, मजदूर, इस तरह से जिंदगी, ठीक है, इज्जत, इज्जत, मरीज, जुल्म, जरा, जेवर, जोरदार, जुल्फ। ठीक है, तो अब आप यहाँ इसको उच्चारण करेंगे जहां पर नुक्ता का प्रयोग है, वहां पर आप देखेंगे कि आपका स्वर क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे जुल्फ, जुल्फ नहीं कहेंगे, जुल्फ। ठीक है, इसी तरह से जोरदार नहीं, जोरदार। ठीक है, जेवर नहीं, जेवर। जरा नहीं, जरा।
ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके ज के, जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। और ये सारे शब्द जब आप लिखते हैं तो इसी तरह से इसमें नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है, अब फ से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं, देखिए फादर, ठीक है, फादर, फीचर, फ्रेंच, फोटो, फोटो, ठीक है, फर्ज, फरियाद, फतवा, फजीहत, फकीर, फरमान, फरमाइश। ठीक है, तो ये सारे शब्द, अब आप यहाँ पर नॉर्मली इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण भी आप उसी तरह से करेंगे, यानी कि उच्चारण भी आप नुक्ता के साथ ही करेंगे। आप इसको फादर नहीं कहेंगे, आप इसको फीचर नहीं कहेंगे, आप इसको फ्रेंच नहीं कहेंगे, फोटो नहीं कहेंगे, फर्ज नहीं कहेंगे, फरियाद नहीं कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? फादर, फीचर, फ्रेंच, फोटो, फर्ज, फरियाद, फतवा, फजीहत, फकीर, फरमान, फरमाइश। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शब्दों का उच्चारण जो हो रहा है उसमें साथ में नुक्ता का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये आपके सही शब्द हैं। अगर आप उर्दू के शब्द लिखते हैं तो वो सब आपके किसके साथ लिखे जाते हैं? इस तरह से नुक्ता के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि ग शब्द में भी अगर आप लिखते हैं, देखिए गम, गम, लेकिन अगर आप इसको उर्दू के शब्द में पढ़े तो इस तरह से आप इसमें नुक्ता लगाएंगे, नुक्ता का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका गम। क्या पढ़ा जाएगा? गम। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ख में नुक्ता लगाएं, खाब। ठीक है, अगर आप नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा ख्वाब, ख्वाब। ठीक है, तो ये सारी चीजें, खरीदार, ठीक है, खिदमत, तो जो जहां पर आप नुक्ता का प्रयोग करेंगे वहां पर उच्चारण भी आपका उसी तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि क ख ग में अभी नुक्ता लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं समझी गई है, यानी कि अभी केवल ज्यादातर ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है। और आपने देखा होगा, इस तरह के शब्द आपने जरूर पढ़े होंगे, क्लास 9th में है अब आप, तो नुक्ता आपने देखा होगा जहां पर कई शब्दों में जब ज लिखा जाता है तो उसके नीचे इस तरह से नुक्ता लगाया जाता है। देखिए ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये हमें कई बार पता नहीं होती हैं, और पता होती भी है तो भी हम नहीं लगाते हैं, हम गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। वर्तनी, वर्तनी क्या होती है? देखिए वर्तनी बहुत ही मेन है। वर्तनी यानी कि एक तरह से क्या होता है? वर्तनी का तात्पर्य है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता। जो भी शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें आपके वर्ण किस क्रम में है, किस तरह से लगे हुए हैं, कैसे आप उसका उच्चारण कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, ये मैंने शायद यहाँ पर पहले भी हमने पढ़ा है कि कई बार हम क्या करते हैं, उच्चारण संबंधित बहुत सारी गलतियां करते हैं, यानी कि हम शब्दों का उच्चारण जैसा करते हैं वैसा ही हम उसको लिख देते हैं, या जैसा हमने लिखा होता है वैसा ही हम उसको उच्चारण करते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि हम कई बार आप देखेंगे कैसा उच्चारण करते हैं और शुद्ध रूप क्या होता है। तो वर्तनी का तात्पर्य है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता, वर्ण किस क्रम में है और किस शब्द में वर्ण का क्या क्रम तथा क्या स्थान है। ठीक है, इसका निश्चय वर्तनी करती है, यानी कि जैसी वर्तनी रहेगी वैसे ही आप शब्द को लिखोगे और उसी से आपको पता चलेगा कहाँ पर आपने कौन सा वर्ण लिखना है। ठीक है, तभी तो उसको वर्तनी कहा गया, यानी कि वो वर्णों का क्रम बताती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अदरक, अदरक। ठीक है, तो आप अदरक सुन रहे हैं, अ द र क। ठीक है, अदरक। अब इसी में मैं आपको कहूं प्रसाद, ठीक है, तो प्र सा द, आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो यही है आपकी वर्तनी। शुद्ध भाषा लिखने में
लिखने और पढ़ने में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व है। अगर आपको शुद्ध भाषा लिखनी और पढ़नी है तो इसमें उच्चारण का बहुत अधिक महत्व है। हिंदी में ध्वन्यात्मक भाषा है। हिंदी जो है वो एक ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि हिंदी में ध्वनि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ध्वन्यात्मक भाषा है, इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। आपने देखा होगा इंग्लिश में ऐसा बहुत कम होता है। इंग्लिश में कई वर्ड्स साइलेंट होते हैं या लिखने में कुछ हम अलग लिखते हैं, लेकिन हिंदी जो है वो ध्वन्यात्मक भाषा है। जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। इसीलिए हिंदी की वर्तनी में प्रचलित होने वाली अधिकांश अशुद्धियों का कारण उनका अशुद्ध उच्चारण है। यानी कि हमने कहा हिंदी जो है वो ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से लिखते हैं, और इसी कारण बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें होती हैं, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी अशुद्धियां इसमें होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कहा घनिष्ठ। जब हम आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो बातचीत करते वक्त हम बहुत सारे शब्द, बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे बोल देते हैं जो बिल्कुल हमारी सामान्य भाषा में होते हैं, और फिर उनकी हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, इतना हम आपस में बोल लेते हैं, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी सिखाते हैं या बच्चे भी ऐसा ही सीखते हैं, और जब लिखने की बारी आती है तो भी लिख भी यही देते हैं, घनिष्ठ। जबकि आपका शुद्ध शब्द है घनिष्ठ। धोखा, उसने मुझे धोखा दिया, वो धोखेबाज है। धोखेबाज नहीं कहते, धोखेबाज। ठीक है, तो जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे और फिर वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सही जो आपका शब्द है, शुद्ध जो आपका शब्द है वो है धोखा। मिष्ठान या मिष्टान, मिष्टान भंडार। ठीक है, हम गलत उच्चारण करते हैं, गलत बोलते हैं और गलत लिखते हैं, जबकि सही उत्तर है मिष्ठान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, जबकि गलत आपका ये शब्द है और है हिंदुस्तान। धंधा, धंधा, काम धंधा। कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? दा। ठीक है, हम अगर किसी से पूछते हैं कैसा चल रहा है आपका काम धंधा, धन दा, आपका गलत उच्चारण है। सही उच्चारण है धन धा, काम धंधा। ठीक है, उसके बाद मनुष्य, अमावस्या, अशोक, नमस्कार, प्रशंसा, शासन, अभिषेक, आदर्श, प्रसाद, कष्ट, शर्म, विशद, राष्ट्र। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है, और ये इनका आपका शुद्ध रूप यहाँ पर दिया है कि कैसे आप अशुद्ध उच्चारण से अशुद्ध शब्दों को लिख देते हैं। अगर आप सही उच्चारण करेंगे, आप उच्चारण की बात देखिए यहाँ पर, आप उच्चारण की बात देखिए यहाँ पर, अशोक शब्द है, अशोक, अशोक, अ सड़क वाला स है, ओ की मात्रा है सो, क, अशोक। लेकिन जबकि सही उच्चारण, सही शब्द है अशोक, अशोक। यानी कि जब आप श का उच्चारण करते हैं इस वाले, तो आप कहते हैं श। जब आप इस वाले स का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं स। सड़क वाला स, शेर वाला श, सड़क वाला स, शेर वाला श। तो ये आपका शेर वाला श है, तो इसको उच्चारण करेंगे अशोक, 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 सही उच्चारण। और आपस में बातचीत, ए अशोक, 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 सो नहीं शो, अशोक। तो जैसा उच्चारण करेंगे ऐसा हम कई बार लिख देते हैं, जिससे कि ये गलत हो जाता है। अमावस्या, बोलते वक्त अमावस्या, अमावस्या बोल रहे हैं, कौन सा आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अमावस्या। आपका इस तरह से हम श को लिख रहे हैं, लेकिन सही शब्द है अमावस्या, अमावस्या। ठीक है, वस्या, स, सड़क वाला स, आधा स, अमावस्या। अमावस्या नहीं है,
अमावस्या। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसी तरह से शासन, शासन, शासन नहीं लिखना है, शासन, शासन। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं इनको हम उच्चारण भी गलत करते हैं और लिखते भी गलत है। यानी कि रीजन ही यही है कि हमने कहा हिंदी हमारी ध्वन्यात्मक भाषा है, यानी कि जैसा बोलते हैं वैसा हम लिख देते हैं, और इसी कारण हमारा जो एक तरह से वर्तनी है वो अशुद्ध हो जाती है कई बार। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं देखिए जो हम नॉर्मली रोज गलत करते हैं, रोज गलत करते हैं हम इन शब्दों को, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कॉमन से है सारे शब्द जिनको हम गलत पढ़ते हैं और गलत ही लिख देते हैं। ठीक है, गलत पढ़ते हैं और गलत ही लिखते हैं। तो इस तरह से ध्यान पूर्वक देख लीजिए इन शब्दों को। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम रोज बोलते हैं लेकिन तब भी वो गलत होते हैं, हम रोज बोलते हैं तब भी गलत होते हैं, इस तरह से। तो ध्यान पूर्वक पढ़िए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, तो लिखने में कई बार हम क्या करते हैं, आशीर्वाद, र हम श के साथ लगा देते हैं, जबकि आशीर्वाद, तो आशीर्वाद, शी के बाद र आएगा, ना कि आ के बाद र आएगा। ठीक है, निरोग, निरोग, निरोग हम बोलते हैं तो हम नि की मात्रा आगे से लगा देते हैं, जबकि है निरोग। ठीक है, इसी तरह से बीमारी, बीमारी, बहुत छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं। देखिए बीमारी, हमने बीमारी बोला तो हमने बीमारी लिख दिया, जबकि सही शब्द है बीमारी। शून्य, शून्य। ठीक है, बोलने से हमें लगेगा कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है शून्य, लेकिन अगर आप सही उच्चारण करेंगे शून्य तो आपका कौन सा स्वर आ रहा है, बड़े ऊ का स्वर आ रहा है, तो ये आपका सही शब्द है शून्य। ठीक है, इसी तरह से देखिए बहुत सारे हैं, औद्योगिक है, ग्रहित है, दृष्टा है, त्योहार है। देखिए कई बार हम त्योहार शब्द में बहुत बड़ी गलती करते हैं। कॉमन से शब्द है त्योहार, जैसा बोलेंगे वैसा ही लिख देंगे, लेकिन त्यो, ओ की मात्रा, त्योहार। ठीक है, प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, कई बार हम इस तरह की गलती भी करते हैं, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी बोलते हैं और प्रदर्शनी ही लिख देते हैं, श में भी ई की मात्रा हम जोड़ देते हैं, लेकिन सही शब्द है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दांत है, सन्यासी है, आंख है, मांस है। देखिए ये इस तरह के शब्दों में भी हम कई बार गलतियां करते हैं, जो मैंने अभी तक आपको बताया था। यहाँ पर चंद्र बिंदु से संबंधित भी हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं, और उसके बाद अनुस्वार अनुनासिक से भी संबंधित हमारी बहुत सारी गलतियां होती हैं। ठीक है, और ऊ की मात्रा संबंधित भी हमारी बहुत सारी गलतियां होती है। तो ये है आपकी वर्तनी। तो देखिए इसमें काफी सारे वर्ड्स, काफी सारे शब्द मैंने आपको बताए हैं, काफी सारे, जिससे क्या होता है कि आप जान पाएंगे कि हिंदी में कितने सारे शब्द हैं जिनको हम अक्सर गलत लिखते हैं, जिनमें हम अक्सर गलती करते हैं। अब अगला आता है हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द भी आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, यानी कि पहले भी आपने क्लासेस में भी पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। अब ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक, एकाधिक यानी कि एक से अधिक शब्द जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यूं तो किसी भाषा में कोई भी शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, यानी कि भाषा में
यूं तो कोई भी शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनमें सूक्ष्म सा अंतर अवश्य रहता है, यानी कि एक छोटा सा अंतर हमेशा रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, परंतु अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होने के कारण, यानी कि अर्थ जो है बहुत पास पास होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिया था कि अगर मैं गंगा शब्द के साथ पानी, क्योंकि जो आपका जल का पर्यायवाची है वो है पानी, नीर, तोय, ठीक है। तो अगर मैं गंगा जल की जगह गंगा पानी शब्द का प्रयोग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि आप शब्दों में आपको समानता दिखेगी अर्थ के आधार पर, लेकिन एक सूक्ष्म सा अंतर आपको हमेशा दिखेगा, जिस कारण आप उनका उपयोग कहीं भी नहीं कर सकते। यानी कि आपका मन जहां पर पानी लिखने का कर रहा है आप पानी लिख दो, जहां तोय लिखने का कर रहा है वहां तोय लिख दो, जहां नीर लिखने का मन कर रहा है वहां नीर लिख दो, ऐसा नहीं होता। आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि वाक्य के हिसाब से, आपके वाक्य में आपके शब्द के साथ क्या ठीक बैठ रहा है वो आपने वहां पर लिखना है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं गंगा जल, क्योंकि जल का मतलब भी पानी होता है, पानी का मतलब भी जल होता है, तो अगर मैं गंगा जल की जगह गंगा पानी लिख दूं, गंगा नीर लिख दूं, तो क्या वो सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो हमें अर्थ बिल्कुल भी हमें समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो देखिए, परंतु अर्थ के अधिक निकट होने के कारण होने वाले शब्दों को समानार्थी कहा जाता है, यानी कि ये लगभग सेम सा इनका अर्थ है, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कहा गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल है पर्यायवाची शब्दों के भी, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द। अहंकार, अहंकार का यहाँ पर अर्थ है, अहंकार का पर्यायवाची है घमंड, अभिमान, दर्प, दंभ। इसी तरह से अमृत का पर्यायवाची है अमीय, सुधा, पीयूष, अमी। अंधेरे का पर्यायवाची है तम, तीमर, अंधकार। अतिथि का पर्यायवाची है मेहमान, पाहुन, आगंतुक। असुर का पर्यायवाची है दानुज, दानव, राक्षस, निशाचर। आकाश का पर्यायवाची है गगन, आसमान, नभ, अंबर। आंख का पर्यायवाची नयन, नेत्र, लोचन, दृग्चक्षु, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द अक्सर हम बचपन में यानी कि छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और देखिए ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं एक व्यवहारिक व्याकरण, तो ये कॉमन सी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बचपन में जो पढ़ लिया वो खत्म। ये आपको हमेशा ही याद रखने होते हैं, हमेशा ही आपने ये समझने होते हैं, अच्छे से पढ़ने होते हैं। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची परमात्मा, प्रभु, जगदीश, भगवान। उद्यान का पर्यायवाची उपवन, बगीचा, वाटिका, कुसुमार। कमल का पर्यायवाची, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो किस किस के आते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। जैसे कमल, कमल का पर्यायवाची बताइए, तो कमल शब्द का पर्यायवाची पंकज, नीर, जलज, वारिज, पदम। गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, सुरभि। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा। गणेश का पर्यायवाची भी लिखने आता है, लंबोदर, गजानन, एक दंत, विनायक। घोड़े का पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा हमें लिखने को आता है, अश्व, तुरंग, बाजी, घोटक, हाय, सोधव। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची यहाँ पर बताए गए हैं, और आपने पहले भी कई बार इन शब्दों के पर्यायवाची पढ़े होंगे। देखिए, घर का पर्यायवाची सदन, गृह, निकेतन, आलय, चांद का पर्यायवाची राकेश, शशि, रजनीश, इंदु। चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी। जंगल का पर्यायवाची वन, विपिन, कानन, अरण्य। जल का पर्यायवाची पानी, वारी, नीर, सलील, अंबु। तलवार का पर्यायवाची खड्ग, असी, करवाल, कृपाण। तालाब का पर्यायवाची ताल, सरोवर, सल, पुष्कर। देवता सुर, अमर, देव, अजर, विबुध। दूध का पर्यायवाची दुग्ध, गौरस, क्षीर, पय। दिन का पर्यायवाची दिवस, वार, वासर, दिवा। दुख का पर्यायवाची
कष्ट, कलेश, वेदना, पीड़ा। नदी का पर्यायवाची भी अक्सर पूछा जाता है, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। ठीक है। पत्थर का पर्यायवाची पाहन, प्रस्तर, शिला, पाषाण। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बहुत ही इजी, बहुत ही सरल सरल से शब्द हैं जिनका आपने पर्यायवाची शब्द बताना है। पुत्र, पुत्री, पत्ता, पर्वत, पक्षी, पति, पत्नी, मनुष्य, पृथ्वी, फूल, बंदर, बिजली, बाल। इन सब के आपने पर्यायवाची लिखने हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और घर से आप ये पर्यायवाची लिखकर ला सकते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको आंसर के तौर पर बता दिए। अब देखिए और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनके यहाँ पर आपने पर्यायवाची बताने हैं, जैसे ब्राह्मण, बर्फ, भौरा, महादेव। भौरे का पर्यायवाची भी कई बार पूछा जाता है, महादेव का पर्यायवाची, मित्र का पर्यायवाची, मेघ का पर्यायवाची। ठीक है। मेघ का पर्यायवाची बादल, जलद, वारिद, अम्बुद, पयोध। ठीक है। ये बहुत ज्यादा आप कई बार कविताएं पढ़ते होंगे तो आपको वहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। ठीक है। तो यही है कि आप हर जगह बादल शब्द नहीं लिख सकते। हम कहते हैं ना कि यहाँ पर शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया गया है, शब्दों, मुहावरेदार शब्दों का प्रयोग किया है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, इस तरह से ये कविता को सुंदर बनाया गया है। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं किसी भी चीज के। जैसे देखिए अब यहाँ पर रात्रि, रात्रि का पर्यायवाची रात, रजनी, निशा, यामिनी, निशी। राजा का पर्यायवाची नरेश, नरेंद्र, भूप, महीप, भूपाल। लहू, लहू का पर्यायवाची रक्त, खून, रुधिर, शोणित। वायु का पर्यायवाची भी कई बार पूछा जाता है। वायु का पर्यायवाची क्या होता है आपका? पवन। ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, वृक्ष, शत्रु, सेना, सोना, सूरज, समुद्र, सिंह, स्वर्ग, स्त्री, सांप, संसार, हाथ। हाथी का पर्यायवाची भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी आपको दिए हैं और ये मैं आशा करती हूँ कि ये आपको पर्यायवाची शब्द काफी हद तक आते होंगे। और कुछ अब यहाँ पर हम विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विलोम शब्द आप सभी को पता है क्या होते हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। विलोम शब्द अर्थात किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ को जो प्रकट करता है उसे कहते हैं विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है। तो अब देखिए अस्त, अस्त का उल्टा होगा उदय। अक्षम, अक्षम का उल्टा होगा सक्षम। अर्थ, अर्थ का अनर्थ। अनाथ का सनाथ। अपना, पराया। अमृत, विष। अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अपव्यय, मित व्यय। तो देखिए इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। जैसे अस्त का अर्थ होता है डूबना, उदय का अर्थ होता है उगना, अक्षम का अर्थ होता है जो काम करने में अक्षम हो यानी कि काम को करने में समर्थ ना हो, सक्षम यानी कि जो काम करने में समर्थ हो। अर्थ, अनर्थ, अनाथ, सनाथ, अपना, पराया, विष, अमृत। तो इस तरह से बहुत सारे विलोम शब्द यहाँ पर है और उनके आपको विलोम भी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि बहुत कम। अनुराग, विराग। अनुराग यानी कि प्रेम, विराग यानी कि विछड़ना। अनुकूल यानी कि फेवर में होना, प्रतिकूल यानी कि आपके हिसाब से आपके अनुकूल ना होना। अंधेरा का उजाला, अवनीति का उन्नति। अल्प आयु का दीर्घ आयु। अनुज का अग्रज, अनुज का अर्थ होता है छोटा, अग्रज का अर्थ होता है बड़ा। आकाश, पाताल। आदर, अनादर। आहार, निराहार। आयात, निर्यात। आकर्षण, पराकर्षण। आद्र। ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे शब्द हैं जिनके आपने विलोम बताने हैं, जिनके आपने विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द बताने हैं। तो देखिए विलोम का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया, जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। बहुत ही सरल है। विलोम शब्द आपने 3rd 4th क्लास में पढ़े होंगे कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तब से हम विलोम शब्द पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और हम नहीं लिख पाते। जैसे यहाँ पर आद्र शब्द आया। आद्र का अर्थ होता है जिसमें क्या होता है,
थोड़ा सा आर्द्रता होती है, यानी कि नमी होती है। और उसका अपोजिट शुष्क, बिल्कुल सूखा। आस्तिक का अपोजिट नास्तिक। आलसी का अपोजिट परिश्रमी। आशा का अपोजिट निराशा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे विलोम शब्द देख लिए हैं, और क्योंकि विलोम शब्द बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं और इसीलिए इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए, मैंने कहा कि कई बार हम बड़ी क्लासेस में आके भी कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे देखिए, आवश्यक का अनावश्यक, आय का व्यय, आगत का विगत, आदर्श का यथार्थ, आदि का अनादि, आसक्ति का विरक्ति, आर्य का अनार्य, आरोह का विरोह, इच्छा अनिच्छा, इहलोक परलोक। इहलोक मतलब ये वाला लोक, परलोक मतलब दूसरा लोक। उग्र शांत, उपकार अपकार, उत्थान यानी कि उठाना, पतन यानी कि समाप्त होना, उदार अनुदार, उत्कृष्ट निष्कृष्ट। ठीक है, उचित अनुचित, उत्तर दक्षिण, उत्कृष्ट अपकृष्ट, उपयोगी अनुपयोगी। ठीक है, एक अनेक, ऐच्छिक अनैच्छिक भी कर सकते हैं। ऋजु वक्र या कुटिल, उर्वरा का ऊसर यानी कि जो बिल्कुल भी उपजाऊ ना हो। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर और भी हमने बहुत सारे विलोम शब्द दिए हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई भी डाउट, कोई भी ऐसा आपके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी सारे हमने विलोम शब्द दिए हैं, जैसे उद्दित का विनीत, उद्दंड का विनम्र, कटु का मृदु, कायर का वीर, कनिष्ठ का ज्येष्ठ या वरिष्ठ, कठोर का नरम या मृदु, कृत्रिम का प्राकृतिक, कृतज्ञ का कृतघ्न, खल का सज्जन, गुण का दोष या अवगुण, गृहस्थ का सन्यासी, घृणा का प्रेम, चंचल का स्थिर, जय का पराजय, जड़ का चेतन, जटिल का सरल, जीवन या जन्म का मरण या मृत्यु, तामसिक सात्विक, दाएं बाएं, दुर्लभ सुलभ। इस तरह से काफी सारे और भी विलोम शब्द यहाँ पर है। और उसके बाद आगे हमारा जो आता है, देखिए बहुत सारे विलोम शब्द हैं हमारे। अब आता है हमारा एकार्थी अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक से अधिक अर्थ जिसके हों। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हो। एक तो देखिए विलोम शब्द हो गया। विलोम शब्द एक अलग चीज है। विलोम शब्द में क्या होता है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। यहाँ पर एक से ज्यादा अर्थ जिसके हों। ठीक है, विलोम प्रायवाची शब्द क्या होते हैं, प्रायवाची शब्द क्या होते हैं, जिसमें एक जैसे अर्थ निकलते हैं बहुत सारे शब्दों के, और यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है एक, नष्ट ना होने वाला। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अनेकार्थी शब्द का टॉपिक, इसे जरूर नोट डाउन करें। अक्षर का न नष्ट होने वाला। ईश्वर का, ईश्वर और वर्ण, वर्ण को भी अक्षर कहते हैं ना हम। वर्ण कोई भी जो होता है शब्द जो एक वर्ण होता है उसको भी हम अक्षर कहते हैं। ईश्वर को भी अक्षर कहा जाता है, और कभी न नष्ट होने वाला भी अक्षर होता है। अंबर, अंबर का क्या क्या अर्थ होता है, अंबर के कौन कौन से अर्थ होते हैं। अंबर का अर्थ है कपड़ा, आकाश, कपास। अर्थ, अर्थ का क्या अर्थ है, कितने अर्थ निकलेंगे। अर्थ कमा लिया कहते हैं ना, बहुत सारा अर्थ कमा लिया। अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ का मीनिंग मतलब भी होता है, अर्थ का मीनिंग उद्देश्य भी होता है। अली, अली का क्या अर्थ होता है, भौरा, सखी, कोयल। अंक, अंक का क्या अर्थ होता है, अंक का अर्थ यहाँ पर गोद। ठीक है, गोद या फिर किसी नंबर। ठीक है, अंक, अंक को हम क्या कहते हैं,
गोद भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से अर्थ हैं इसके। गोद, गणना के अंक और मध्य, मध्य यानी कि बीच में। आम, आम का अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है सामान्य, ठीक है, आम लोग कहते हैं ना, सामान्य आम लोग। दूसरा होता है फल, ठीक है, आम फल को भी कहा जाता है। एक फल, सामान्य या मामूली, आम। उत्तर, उत्तर के कौन कौन से शब्द होते हैं? जवाब, उत्तर देना। एक दिशा, उत्तर दिशा। बाद का, ठीक है, उत्तर पद, हम कहते हैं ना पूर्व पद, उत्तर पद। तो उत्तर पद यानी कि बाद का, और उत्तर एक दिशा भी है, और उत्तर जवाब को भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है कनक। तो हमने यहाँ पर एक दोहा भी सुना है, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी। तो कनक का अर्थ एक होता है सोना, स्वर्ण, ठीक है, और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके यहाँ पर शब्द होंगे। देखिए, सोना, धतूरा और गेहूं, गेहूं को भी कनक कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे हमारे यहाँ पर अनेकार्थी शब्द भी हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कर, कर का अर्थ होता है हाथ, कहते हैं ना कर कमलों से, कर का अर्थ होता है हाथ। और दूसरा होता है कर, किरण, हाथी की सूंड, या टैक्स बोलते हैं ना, कर, आयकर विभाग, आयकर विभाग, इनकम टैक्स ऑफिस, टैक्स। ठीक है, कल, कल का एक अर्थ होता है आने वाला कल। ठीक है, एक होता है आपका बीता हुआ कल, एक होता है मशीन, एक होता है चैन। अब एक होता है काल, काल का क्या अर्थ होता है? काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, और एक होता है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु को भी काल कहा जाता है, कहते हैं ना यहाँ पर काल का वास है। ठीक है, ये मृत्यु को भी काल कहा जाता है, और समय को भी काल कहा जाता है। कक्षा, कक्षा का क्या क्या अर्थ है यहाँ पर? छात्रों का समूह, छात्रों के समूह को भी कक्षा कहा जाता है। परिधि, यहाँ पर कहते हैं ना पृथ्वी की जो कक्षा है, एक जो पृथ्वी की परिधि है, ठीक है, या समूह। कुल, कुल क्या होता है? परिवार, जो खानदान होता है उसको भी कुल कहा जाता है, यानी कि वंश। और कुल का अर्थ टोटल भी होता है। ठीक है, कुल का अर्थ आपका टोटल भी होता है। और इस तरह से गुरु, घट, घन, तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर शब्द हैं जिनके हम अनेकार्थी शब्द जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि एक से अधिक अर्थ जिसके निकलते हैं। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को सीखा, बहुत सारे अलग अलग चीजों को यहाँ पर जाना अपने व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत। बाकी के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस तरह से आज जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।